Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I'm an ACCA. So आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद कंसोलिडेशन के 20 मार्क क्वेश्चंस के साथ. चलो अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 371 पे. ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2008, ठीक है, Pedentic acquired 60% of the equity share capital of Sophistic in a share exchange of 2 shares in Pendetic for 3 shares in Sophistics. ये हमने बहुत बार कर लिया, अब हमको पता है कि इसमें क्या करना है. The issue of shares has not been recorded by Pendetic. इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आया. इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये Pendetic के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में नहीं दिखेगा. ठीक है. At the date of acquisition, shares in Pedentic had a market value of $6 each. Okay. और उसके अलावा क्या बोला है, बिलो आर द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द एंटिटीज. तो रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है. फिर फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, पीपीई, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. ठीक है. रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन करंट एसेट्स में 10% लोन नोट्स, करंट लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे रखी है. ठीक है. अब उसके अलावा हमको क्या दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ सोफिस्टिक एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट, with the exception of an item of plant which had a fair value of 2 million in excess of its carrying amount. ठीक है. It had a remaining life of 5 years at the date. Okay, straight line depreciation is used. Sophistic has not adjusted the carrying amount of its plant as a result of fair value exercise. तो ये तो करना पड़ेगा अगर नहीं किया है तो. Sales from Sophistic to Pendetic, इसका मतलब सेल्स कहां से हुई है, S to P हुई है. ठीक है. In the post acquisition period were 8 million. ठीक है, कितनी है, 8 million है. ठीक है. Sophistic had made a markup on cost of 40% on these sales. ठीक है. Pendetic had sold 5.2 million at cost to Pendetic of these goods by 30th September 2008. ठीक है. ऐसे सेल्स किसको हुई है, P को हुई है. और क्या बोल रहा है, Sophistic made a markup on cost of 40% on these sales. ठीक है. और हमको कितनी देर की, Pendetic had sold 5.2 million at cost to Pendetic of these goods by 30th September 2008. ठीक है. Other than where indicated, statement of profit and loss items are deemed to accrue evenly on a time basis. Sophistic's trade receivables at 30th September include 600,000 due from Pendetic which did not agree with Pendetic's corresponding trade payable. This was due to a cash in transit of 200,000 फ्रॉम Pendetic टू Sophistic. ठीक है. P ने S को क्या करा है, 200,000 का कैश चेक जो भी है वो भेजा होगा, बट वो उसको अभी तक नहीं मिला है. बोथ एंटिटीज हैव पॉजिटिव बैंक बैलेंसेस. ठीक है. Pendetic has a policy of accounting for non-controlling interest at fair value. The fair value of non-controlling interest at the acquisition date was 5.9 million. Consolidated goodwill was impaired by 1 million at 30th September 2008. अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रिपेयर करो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. ठीक है. अब हम ये स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग्स के साथ में. ओके. अब सबसे पहले बनाएंगे वही वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 रहेगा, ग्रुप स्ट्रक्चर. P ने परचेज किया S को. अब कितना परसेंट परचेज किया, 60%. सो इसका मतलब रिमेनिंग 40% क्या हो गया, NCI हो गया. अब दूसरी चीज, परचेज कब किया है, 1 अप्रैल 2008 को. और हमको कब दे रखा है, हमको स्टेटमेंट दे रखा है 30th September 2008, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months अगो. ठीक है. सो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओन्ड फ्रॉम 6 months. ठीक है. 6 months से वो उसकी सब्सिडरी है. तो इसका मतलब मिड ईयर एक्विजिशन है, और जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे होंगे तब क्या करना पड़ेगा, सबको टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा, सारे लाइन आइटम्स को. ठीक है. वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकलेगा, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट्स. एक तो वही एट एक्विजिशन डेट कितनी होगी, और दूसरी एट रिपोर्टिंग डेट.
ठीक है, सबसे पहले शेयर कैपिटल आ जाएगा एक, तो शेयर कैपिटल के बाद अगर शेयर प्रीमियम है तो वो, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, ठीक है, और फिर सारे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। अब शेयर कैपिटल देखो कितनी दे रखी है, शेयर कैपिटल हमको दे रखी है इक्विटी शेयर्स $1 ईच, कितनी है 4000, शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले तो 4000 लिख लो और 4000 लिख लो। अब शेयर प्रीमियम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। रिटेन्ड अर्निंग्स देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है हमको 6500, ठीक है, 6500 हमको दे रखी है रिपोर्टिंग डेट पे 6500। अब मेरे पास एक्विजिशन डेट की तो नहीं है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, 6500 और 6 महीने का प्रॉफिट क्या कर दूंगी, 6 महीने का पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, तो वो कितना है, साल भर का प्रॉफिट कितना है इसका 3000। तो इसमें से अगर मैं 6 महीने का पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट माइनस कर दूं, मतलब कितना माइनस कर दूं, 1500 माइनस कर दूं, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 5000, ठीक है। अब मैं करूंगी सारे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं क्या इसमें, बिल्कुल है, इसमें पहला पॉइंट ही है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक आइटम था प्लांट का जो कि 2 मिलियन इन एक्सेस था, ठीक है, इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years एट दैट डेट, Sophistic has not adjusted the carrying amount of its plant as a result of the fair value exercise। नहीं किया है उसने एडजस्ट, तो करो अब उसको, ठीक है। सो 2 मिलियन की एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले प्लांट की जो वैल्यू है उसको 2 मिलियन से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा लेस करना पड़ेगा क्या, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना है, 2 मिलियन डिवाइड बाय 5 years, तो 1 साल का आ जाएगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू 6/12 करना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन अब मेरा कितना आएगा, यहां पे ये डेप्रिसिएशन आएगा ये आएगा 200, तो 200 का डेप्रिसिएशन मेरा रिपोर्टिंग डेट से माइनस होएगा। अब इसके अलावा और क्या माइनस होएगा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, पॉइंट नंबर सेकंड, क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर सेकंड के लिए बोला है सेल्स फ्रॉम सोफेस्टिक टू पेंडेटिक इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाज 8 मिलियन। तो ये 8 मिलियन इंट्रा ग्रुप सेल्स है, इंट्रा ग्रुप सेल्स है तो मतलब रेवेन्यू से भी हटेगी और कॉस्ट से भी हटेगी, ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। सोफेस्टिक हैड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 40% ऑन दी सेल्स, ये भी ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है पेंडेटिक हैड सोल्ड 5.2 मिलियन ऑफ दीज गुड्स, इस 8 मिलियन में से 5.2 तो पेंडेटिक ने बेच दिए, मतलब बेच दिए, किसको बेचे, बाहर थर्ड पार्टी को बेच दिए। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी बड़ी उसके पास, 8 मिलियन माइनस 5.2 मिलियन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्टेड पॉइंट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमको अनसोल्ड इन्वेंट्री दे देता है, पर इस बार बोल रहा है कि 8 मिलियन में से 5.2 बाहर थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो मतलब बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस मेरा अनसोल्ड इन्वेंट्री हो गया, बैलेंस क्या हुआ मेरा, अनसोल्ड इन्वेंट्री हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे निकालना पड़ेगा अपना पर्प निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पर्प निकालना है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 तो मैं अपनी वही गुडविल ही रखूंगी, वर्किंग्स को कोशिश करके मत चेंज करो। वर्किंग नोट नंबर 4 रखूंगी एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट, वर्किंग नोट नंबर 5 लिखूंगी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 6 ले सकती हूँ पर्प को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ कि मेरी अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, सो $8 मिलियन से माइनस करना है, कितने बेचती, 5.2 मिलियन बेचती ना, हाँ, तो 5.2 मिलियन अगर उसने बेच दी तो कितनी बची है उसके पास, 2.8 मिलियन, कितनी बची है, 2.8 मिलियन। अब मुझे क्या निकालना है, मेरा पर्प निकालना है, तो पर्प कितना निकलेगा, 2.8 मिलियन और 40% मार्कअप है ना, 40% मार्कअप है, तो 40 डिवाइड बाय 140, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है मेरा, सॉरी ये आ रहा है मेरा 800,000, मेरा पर्प कितना आ रहा है यहाँ पे 800,000 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, पर्प क्योंकि किसने किसको बेचा है यहां पे हमेशा लिख लिया करो, एस ने बेचा है पी को, ठीक है, तो ये एस की अर्निंग्स में से क्या होएगा, जाएगा। अगर पी ने बेचा होता एस को तो नहीं जाता, फिर डायरेक्टली ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में माइनस होता, ठीक है। तो अब ये माइनस करेंगे, लेस करोगे यहाँ पे पर्प, वर्किंग नोट नंबर कौन सी है, ये 6, तो ये कितना हुआ, कितना माइनस होगा 800। अब करो इसको, कितना आ रहा है ये 4000, 5000 प्लस 2000, 4 5, ये आ रहा है 11,000, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये आएगा यहाँ पे 4000, 10,500, 12,500, उसमें से 1000 माइनस किया तो 11,500। चलो ये दो चीजें तो हो गई। अब आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल में सबसे पहले क्या आएगा कि कंसिडरेशन कितना पे किया है, ठीक है, कंसिडरेशन पेड कितना है सबसे पहले तो वो देखना है हमको।
तो कंसिडरेशन पे के लिए तो शेयर एक्सचेंज था, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, उसके हर 3 शेयर्स के लिए खुद के 2 शेयर्स दिए, कितने पे, $6 पे दिए। चलो बट शेयर्स कितने एक्वायर किए हैं ये भी तो पता करना है। 60% एक्वायर किया है ना, तो यहाँ पे देखो कि इसके कितने शेयर्स है, 4000 शेयर्स है। सो 4000 का 60% उसने एक्वायर किया है, राइट। सो 4000 का 60% उसने एक्वायर किया, कितने शेयर्स हुए, 4000 का 60% इज हाउ मच, 2400 होता है, हाँ 2400। अब उसके हर 5 शेयर नहीं, उसके हर 3 शेयर के लिए खुद के 2 शेयर दिए हैं, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2, और कितने पे दिए, $6 पर शेयर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ है 9600, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। तो ये शायद मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ने मुझे यहां पे दे रखा है कि कंपनी की पॉलिसी एक तो है कि वो नॉन कंट्रोलिंग फेयर वैल्यू मेथड यूज करती है, ठीक है, पहली चीज। और मुझे क्या दे रखा है, 8.9 मिलियन दे रखा है, और मुझे ये भी बोला है कि गुडविल इंपेयर भी हुई है 1 मिलियन से, ठीक है। सो 5.9 मिलियन आ जाएगा एक तो सबसे पहले, यहां पे आप 5.9 मिलियन लिखो, ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट, जो कि कितने, जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 से निकल आएगा, जो कि है 11,500 में से माइनस कर लो 11,000, सॉरी सिर्फ 11,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा गुडविल, ये मेरा गुडविल आएगा एट एक्विजिशन, ठीक है। अब ये कितना हुआ, ये आएगा 4,500, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करूंगी क्या, इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट कितनी है मेरी, 1000 की, ठीक है। तो इसका ये कितना आ जाएगा, 3,500 आ जाएगा गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट निकालना है। एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट कैसे निकलेगा, सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट देख लेते हैं कितनी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट कितनी है, 5,900, ठीक है। इसमें मैं क्या करती हूं, इसमें मैं इसमें ऐड करूंगी एनसीआईज शेयर ऑफ पोस्ट सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि कितना है, अब 11,500 माइनस 11,000, उसका कितना, 40%, उसका कितना जाएगा, 40%, क्योंकि एनसीआई हमारा 40% है, 40% कितना हुआ, 200, तो 200 इसका शेयर हो गया। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा गुडविल इंपेयरमेंट। तो एनसीआई का कितना शेयर है, गुडविल हमारा है 1000, ठीक है, इंपेयर हुआ 1000 से, उसका 40% कितना हुआ, 400, तो ये 400 मैं करूंगी माइनस, तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 5,700, ठीक है। चलो अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, जो कि क्या है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या क्या आएगा, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में सबसे पहले वही पी की रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी एक तो, ठीक है। पी की रिटेन्ड अर्निंग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखो, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट तो था नहीं, ठीक है। चलो पी की रिटेन्ड अर्निंग्स क्या दे रखी है, 35,400 दे रखी है, 35,400 आ जाएगा एक तो सबसे पहले। फिर दूसरा क्या आएगा, पीज शेयर ऑफ सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि कितना है, 11,500 में से 11,000 माइनस कर लो, उसका कितना परसेंट, 60%, जो कि कितना होगा, 300, ठीक है, ये 300 हो गया। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा पी का इंपेयरमेंट, गुडविल इंपेयरमेंट, पी शेयर ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट, ठीक है, पी शेयर ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो जो कि कितना आएगा, लेस पीज शेयर ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट, ठीक है। तो कितना इंपेयर हुआ है, 1000 हुआ है, 1000 का 60%, मतलब 600 माइनस करना पड़ेगा, बस इसमें इतना ही आएगा। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना हुआ, 35,400 प्लस 300 माइनस 600, तो ये आ गया मेरा 35,100,
ठीक है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के तो 500 जो वो हैं वो मैंने कवर कर लिए, ठीक है, 5 वर्किंग्स कवर कर ली। अब क्योंकि पीएनडल भी बनाना है इस क्वेश्चन में, तो हम पीएनडल की भी वर्किंग्स एक बार कर लेते हैं सारी, ठीक है। तो पीएनडल की वर्किंग में मैंने क्या बोला, एक तो क्या क्या लेना है, कॉस्ट, तो कॉस्ट की वर्किंग करो ही करो, ग्रुप कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पीस कॉस्ट आ जाएगी और एसएस कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, इंट्रा ग्रुप सेल्स या परचेजेस लेस करनी पड़ेगी। इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, पर्प ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, पर्प, एक तो पर्प हो गया था, इंट्रा ग्रुप सेल्स हो गई, और क्या था इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होंगे, तो कोई डेप्रिसिएशन होगा तो वो भी आ जाएगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन है तो वो भी आएगा, ठीक है। चलो अब पहले ये वाला करते हैं सारा। तो पीस कॉस्ट कितनी दे रखी है, पीस कॉस्ट और एसएस कॉस्ट कितनी दे रखी है, 63 और 32, लेकिन कितना लेंगे ये 32 का सिर्फ, अच्छा अब यहां पे हर बार 6/12 करना पड़ेगा, ठीक है। कितना था, 63 एंड 32, ठीक है। तो 63 ले लो यहां पे, और यहां पे ले लेंगे हम 32,000 का, कितना ले लेंगे 6/12, जो कि कितना होएगा, ये होएगा 16,000, ठीक है। अब इंटर ग्रुप सेल्स हमारी कितनी थी, 8 मिलियन थी ना इंटर ग्रुप सेल्स, क्वेश्चन ने बोला ही था कि सेल्स फ्रॉम सोफेस्टिक टू पेंडेमिक इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाज 8 मिलियन, तो ये 8 मिलियन माइनस हो जाएगा। पर्प हमने निकाल ही लिया था, वर्किंग नोट नंबर 6 में ही निकाला था, इससे जस्ट प्रीवियस वाली में कितना था 800, तो ये 800 तो ऐड हो जाएगा। अब फेयर वैल्यू से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन था वो हमने कहाँ निकाला, यहाँ पे है ना ये डेप्रिसिएशन, तो ये कितना था 200, तो ये 200 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 63,000 प्लस 16,000 माइनस 8,000 प्लस 1,000, तो ये कितना हो जाएगा 72,000। अब एनसीआई भी कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 8 बना लेते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, ठीक है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। इसमें सबसे पहले एनसीआई का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, कितना है उसका, पहले देखो उसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 3,000, लेकिन ये 3,000 साल भर का प्रॉफिट है, मैं कितना लूंगी, मैं लूंगी 3,000 का 6/12, जो कि कितना आएगा 1,500, है ना, नहीं सॉरी, इसका भी कितना लूंगी 40%, है ना, सो 1,500 का 40% लेना है, ये आएगा, ओहो 1,500 इंटू 40%, ये आएगा 600, ठीक है। तो 600 तो ये हो जाएगा, अच्छा ऊपर थाउजेंड्स मत लगाना, मत भूल जाना, ठीक है 600। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इंपेयरमेंट कितने की हुई थी, 1000 की हुई थी, सो 1000 का 40% इंपेयरमेंट का माइनस होएगा, विच विल बी हाउ मच 400, ठीक है, ओके ये 400 हुआ। फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें पर्प भी लेस करना पड़ेगा, पर्प कितना था, पर्प हमारा आया था यहाँ पे 800 आया था, ठीक है, तो 800 का 40% हमको लेस करना पड़ेगा, 320, ठीक है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन भी था, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। देखो पर्प इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि सेल कहां से हुआ है, एस टू पी हुआ है, अगर सेल जो हुआ है वो पी टू एस होता तो पर्प एनसीआई में नहीं माइनस होता, ये चीजें ध्यान रखनी है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अब आपको, है ना। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कितना आएगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में आएगा कितना था, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया 200, तो 200 का 40% कितना होता है 80, तो अब देखो ये कितना आ रहा है, सो 600 माइनस 400 माइनस 320 माइनस 80, तो ये आ रहा है -200, तो ठीक है एनसीआई को -200 तो आ रहा है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू दे रखा है 8542, 85,000, 42,000 का क्या लेंगे 6/12 लेंगे, माइनस करेंगे 8 मिलियन की इंटर ग्रुप सेल्स, तो ये कितना आ जाएगा 21 में प्लस करूंगी 85 माइनस करूंगी 8, ये आ रहा है मेरा 98,000 के आसपास आ रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये आएगा, लेट मी चेक, हाँ ये ठीक है 98,000 आ रहा है ये। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से लेस करना है कॉस्ट, उसकी मैंने वर्किंग नोट नंबर कौन सा है
2 नहीं था, वर्किंग नोट नंबर था 7, कितना आ रहा है 72,000 आ रहा है, तो 72,000 में माइनस कर लूंगी, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा जीपी आ जाएगा, जीपी कितना आया 98 माइनस 72 इज हाउ मच 26,000। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 8,300 और 5,600। ठीक है, लेस करूंगी इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,300 प्लस 5,600, 5,600 का 6/12। अब इसमें चाहूं तो मैं 1 मिलियन का इम्पेयरमेंट प्लस कर लेती हूँ इसी में ही, या फिर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद एक लाइन डाल सकती हूँ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, एनीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी में प्लस कर लेते हैं 1 मिलियन का इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5,600 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 1000 प्लस ये आ रहा है अराउंड 12,100 आ रहा है। ठीक है, सो 12,100 माइनस कर लो। अब ये इससे मेरा क्या आ जाएगा, इससे मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो कितना आएगा 26,000 माइनस 12,100, ये आ जाएगा 13,900। 13,900 हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, अब इसमें से मुझे लेस कराना पड़ेगा टैक्स। अब टैक्स मेरा कितना था 4,700 और 1,400। ठीक है, तो ये हुआ 4,700 प्लस 1,400, वही मुझे उसको क्या करना पड़ेगा 6/12 करना पड़ेगा, तो 700 और ये 5,400। ठीक है, तो 5,400 लेस किया, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट PAT आ जाएगा बेसिकली, सो विच इज हाउ मच, विच विल बी हाउ मच 13,900 लेस 5,400, इट विल बी अराउंड 8,500। ठीक है, अब इस 8,500 को ये क्या हुआ, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एट्रीब्यूटेबल टू, पहला ओनर्स हो गया, ठीक है, ओनर्स ऑफ द पेरेंट हो गया, और दूसरा हो गया NCI। तो टोटल कितना है 8,500। ठीक है, अब ओनर ऑफ द पेरेंट को कितना जाएगा, NCI को कितना जाएगा, उसकी वर्किंग मैंने ऑलरेडी कर ली। ठीक है, कितना जाएगा 8, वर्किंग नोट नंबर 8 में नेगेटिव 200, तो इसका मतलब 8,500 में से मैं माइनस करूंगी नेगेटिव 200, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 8,700। ठीक है, तो ये तो क्या था मेरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L था। अब आ जाते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। आ जाओ, सबसे पहले वही PPE से शुरू होएगा, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। करंट एसेट्स, जहां पे करंट एसेट्स दे रखा होता है ना, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना। अगर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक अलग अलग दे रखे तो चलो ठीक है, हमें पता है कहां प्लस करना है कहां क्या माइनस करना है हमको, क्योंकि एक बाइफिकेशन है। बट जहां पे क्लब्ड करंट एसेट्स लेना है वहां पे थोड़ा सा प्लीज आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी हम करना भूल गए वो चीज, वो ये है कि जब भी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जब शेयर एक्सचेंज की बात हो रही है, शेयर एक्सचेंज की बात हो रही है और P खुद के शेयर्स दे रहा है S को, तो हमेशा क्या करो, जितना भी वो शेयर्स उसको दे रहा है उसमें से शेयर कैपिटल कंपोनेंट और शेयर प्रीमियम कंपोनेंट को अलग अलग कर लो। ठीक है, तो पहले एक बार हम ये कर लेते हैं। सो 2,500 उसके 2,400 उसके शेयर्स एक्वायर करने के लिए उसने खुद के कितने शेयर्स दिए, उसने खुद के शेयर्स दिए 1,600 शेयर्स दिए, और कितने पे दिए $6 पे दिए, कितने पे दिए $6 पे दिए। सो 1,600 में से $1, ठीक है, $1 तो $6 दिए ना उसने, $6 में से $1 तो किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल, और बचा हुआ $5 किससे रिलेटेड हो गया, शेयर प्रीमियम से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब 1,600 इंटू 1 कितना हुआ 1,600, और 1,600 इंटू 5 कितना हुआ 8,000। तो 8,000 तो किससे रिलेटेड है, इस 9,600 में से 8,000 तो कहां शेयर कैपिटल में, शेयर प्रीमियम में इंक्रीज होगा, और 1,600 कहां इंक्रीज होगा, शेयर कैपिटल में इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं PPE पे आते हैं। PPE कितनी दे रखी है हमको 4,600 और 12,600। ठीक है, ठीक है, PPE हमको दे रखी है 4,600 12,600। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2,000 का हमारा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो ऐड करना पड़ेगा, और लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, जो कि कितना था, जो कि आई थिंक 600 निकला था, नहीं सॉरी 200 निकला था। ठीक है, 200, 600 तो वो लास्ट क्लास में था। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितना हुआ, सबका टोटल कितना हुआ 4,600 प्लस 12,600 प्लस
2000 माइनस 200, ये आ रहा है 55,000। अब इसके बाद इसमें गुडविल आ जाएगी, तो गुडविल कितनी है, गुडविल हमने निकाली थी 3500। वर्किंग नोट नंबर 3 लिखेंगे गुडविल का, भूल मत जाना, 3500। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, यही दोनों चीजें नॉन करंट एसेट पे। तो अब करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट एसेट्स में पहले कितने दे रखे हैं उतने तो सीधे सीधे ऐड कर लो। करंट एसेट में 16,000 और 6,600, पहले 16,000 और 6,600 लिख लेते हैं। ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं सारे एडजस्टमेंट्स इसके। अब इसमें क्या है, पॉइंट नंबर कौन सा था इससे रिलेटेड, ये रहा। ट्रेड सोफी का ट्रेड रिसीवेबल एट 30th सितंबर इंक्लूड करता है 600,000 ड्यू फ्रॉम पेंडेटिक विच डिड नॉट अग्री विद पेंडेटिक कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेड पेबल। ठीक है, दिस वॉज ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट ऑफ 200,000 फ्रॉम पेंडेटिक टू सोफेस्टिक। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, बेसिकली हमको कैश इन ट्रांजिट भी माइनस करना है और इंटरग्रुप अकाउंट्स है बेसिकली, इनको भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। राइट, तो चलो अब ये करते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले वो अज्यूम करेगी कि उसको वो कैश मिल गया। चलो कैश मिल गया, तो कैश जो मिल गया 200 का, तो उसको ऐड कर लो, तो ये तो हो जाएगा कैश इन ट्रांजिट। क्योंकि ये कैश मिल गया तो उसके रिसीवेबल्स क्या हो गए, 600 थे, तो 600 से रिसीवेबल्स कम हो गए, मतलब 600 से 200 माइनस करेगी तो रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये रिसीवेबल्स कम करने की एंट्री हो गई। फिर जो बचे हुए रिसीवेबल्स है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो 600 में से 200 उसने ऑलरेडी कम कर लिए, तो बचे हुए 400 उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंटरग्रुप ट्रेडिंग, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इन्वेंट्री का पर्प। ठीक है, ये बैंक में प्लस होगा, ठीक है, कैश इन ट्रांजिट, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल्स में माइनस होंगे और बचा हुआ पर्प इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो पर्प हमारा कितना निकला था, 800 निकला था शायद, है ना। तो वो पर्प क्या होगा, पर्प ऐड होगा कि लेस होगा, सॉरी पर्प माइनस होएगा, इन्वेंट्री में से माइनस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, क्योंकि वो माइनस करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 800 पर्प से रिलेटेड। यार वर्किंग कौन सी थी उसकी, वर्किंग नोट नंबर था वो 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। वर्किंग नोट नंबर मत भूल जाना लिखना। ओके, ये बंद कर दो ब्रैकेट। अब ये कितना हुआ, 16,000, इसमें प्लस कर लो 6,600, प्लस करोगे 200 माइनस 200 माइनस 400 माइनस 800, तो ये आ रहा है मेरा 21,400। ठीक है, तो मेरा करंट एसेट्स आ गया 21,400, तो ये मेरे टोटल एसेट्स हो गए। ठीक है, तो ये आ गया 79,900। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो 3 चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटी साइड पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या पार्ट है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल, अब पेरेंट की शेयर कैपिटल कितनी है पहले तो ये देख लो। पेरेंट की शेयर कैपिटल दे रखी है 10,000, ये 10,000 में मैं प्लस करूंगी 1600, राइट, ये वाले, है ना। सो 10,000 में मैं ऐड करूंगी क्या, 1600, वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,600। अब मेरी शेयर प्रीमियम भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, वही वर्किंग नोट नंबर 3 से आ जाएगी, कितनी थी वो, 8,000 थी। अब ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स मेरी कहां से आएगी, वर्किंग नोट नंबर 5 से आएगी, वो कितनी थी, शायद 35,000 के कुछ आसपास थी, 35,100। ठीक है, तो 35,100 ये आ गया। इसके अलावा साथ में क्या आएगी, एनसीआई आएगी। एनसीआई कितनी थी, 5,700, तो 5,700 ये डाल दो। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड में आई थिंक सिर्फ करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास और कोई लाइबिलिटी नहीं है। नहीं, हमारे पास 10% लोन नोट्स भी हैं, तो 10% लोन नोट्स 3,000 और 4,000 ये भी ऐड होंगे, और फिर करंट लाइबिलिटी 8,200 और 4,700। ठीक है, सो ले लो ये भी। ठीक है, पहले इसको ले लो, 10% लोन नोट्स ले लो। ठीक है, 10% लोन नोट्स कितने हुए, 4,000 और 3,000 बोला ना उसने, तो ये कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है, अब ले लो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी उसने कितना बोला था, 8,200 और 4,700। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। तो कितना माइनस करूंगी, 400 करूंगी कि 600 करूंगी, सोच के बताओ। 400 करूंगी, क्योंकि क्या हुआ कि 600 रिसीवेबल्स एस की बुक में दिख रहा था
और इसकी बुक में कितना था 400। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि इसने ऑलरेडी 200 का चेक भेज दिया है, उसको चेक या कैश जो भी है उसको भेज दिया, बट उसको मिला हुआ नहीं है, उसको मिला नहीं है ना। क्वेश्चन ने 400 नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला कि 200, दिस डिड नॉट अग्री बिकॉज 200,000 का जो कैश था या चेक था वो उसने उसको ऑलरेडी दे दिया। तो इंट्रा ग्रुप कितना हुआ 400। सो 400 का क्या करूंगी, इंट्रा ग्रुप माइनस करूंगी, इंट्रा ग्रुप अकाउंट बोल दो, जो भी बैलेंस बोल दो, वो माइनस करूंगी। तो ये कितना होएगा, तो ये होएगा 8,200 प्लस 4,700 माइनस 400, ये आएगा मेरा 12,500। अब इन सबको ऐड करो, ये आ रहा है 79,900। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये एसेट साइड हो गया, ये एसेट साइड बैलेंस हो गया इससे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। चलो, आई होप आपको ये क्लियर था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज पैंडर कंपनी। क्वेश्चन का नाम है पैंडर कंपनी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं पैंडर कंपनी पे। पैंडर कंपनी क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2009 पैंडर ने परचेज किया 80% ऑफ द इक्विटी शेयर इन साल्वा। ठीक है, ऑन द सेम डेट, अच्छा ये कब परचेज किया है, 1 अप्रैल 2009 में परचेज किया है। ऑन द सेम डेट पैंडर एक्वायर्ड 40% ऑफ द 40 मिलियन इक्विटी शेयर्स इन अम्ब्रा पेइंग 2 पर शेयर। ठीक है, कितना पे किया है वो भी उसने हमको बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, जीपी दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखा है। अच्छा, ये कब का दे रखा है, 30 सितंबर 2009, मतलब एक्वायर करे हुए कितना टाइम हो गया, दोनों को एक्वायर किए हुए 6 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स दोनों जो उसने बाहर से कहीं से रिसीव किए हैं, फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इनकम टैक्स रिलीफ दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सारे हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। The fair value of net assets of Salva at the date of acquisition were equal to their carrying amount with exception of an item of plant which had a carrying value of 12 million and a fair value of 7 million। मतलब in excess कितनी हो गई 5 million। अब देखो इन 5 million डायरेक्टली निकाल के नहीं दिया है, ठीक है, फेयर वैल्यू अलग दी है, कैरिंग वैल्यू इतनी हुई है, मतलब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने का होगा 5 million का होगा। ठीक है, दिस प्लांट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years at the date of acquisition of Salva। All depreciation कहाँ चार्ज होएगा, टू कॉस्ट ऑफ सेल। द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन साल्वास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दे रखा। ठीक है, नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एम्ब्रा। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्विजिशन ऑफ सेल्वा पैंड्रा इन्वेस्टेड 50 million इन एन 8% लोन नोट फ्रॉम सेल्वा। ठीक है, मतलब उसके 8% के लोन नोट खरीदे हैं, पैंड्रा ने साल्वा के 8% लोन नोट खरीदे हैं। ऑल इंटरेस्ट अक्रूइंग टू 30 जून 2009 हैज बीन अकाउंटेड फॉर बाय बोथ एंटिटीज। साल्वा ऑल्सो हैज अदर लोन्स इन इश्यू एट 30 सितंबर। तो ये इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। ये वाला इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर ग्रुप हो गया ना, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो एक के लिए फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, फाइनेंस इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि पी ने एस के खरीदे, तो इसकी तो फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, और इसकी किस में इंक्लूड हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया। तो यहां से भी अगर माइनस होगा तो यहां से भी माइनस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है साल्वा ने पेड किया है 8 million ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एलिमिनेट करना पड़ेगा डिविडेंड। आफ्टर द एक्विजिशन पैंडर सोल्ड गुड्स टू साल्वा फॉर 15 million, मतलब पी ने बेचा एस को, ठीक है, 15 million, ऑन विच पैंडर मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ये मार्जिन पे है। ओके, साल्वा हैड 1/3 ऑफ दीज गुड्स स्टिल इन इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2009, पर्प निकालना पड़ेगा। पैंडर ऑल्सो सोल्ड गुड्स टू एम्ब्रा, ठीक है, तो इसको भी बेचा और उसको भी बेचा, मेकिंग द सेम मार्जिन, उसका मार्जिन भी 40%। अम्ब्रा के पास हाफ ऑफ दीज गुड्स स्टिल रिमेन इन इन्वेंट्री, तो दोनों के पर्प निकालने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, फिर बोल रखा है द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन साल्वा इज टू बी वैल्यूड एट इट्स फुल फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है,
Goodwill of Salva has been impaired by 2 million at 30th September 2009. ठीक है. Due to its losses, the value of Pandra's investment in Ambra has been impaired by 3 million. तो वो investment भी क्या हुई है? Impair हुई है. Okay. All items in the above statement of profit and loss are deemed to accrue evenly over the year unless otherwise stated. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट करो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एम्ब्रा, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड विद इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सिर्फ एक चीज पूछ रहा है ये, सिर्फ एक चीज कि इन्वेस्टमेंट इन एम्ब्रा जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी उसकी क्या वैल्यू है. ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक पोर्शन पूछ रहा है, सिर्फ एक लाइन आइटम का वो पूछ रहा है, वर्किंग पूछ रहा है. और दूसरा क्या बोल रहा है? प्रिपेयर करो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द पांड्रा ग्रुप फॉर द ईयर 30th सितंबर 2009. तो क्या ये कर सकते हैं? हाँ, डूएबल है, बिल्कुल डूएबल है. इजी क्वेश्चन है, बहुत वो भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. इसमें कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एम्ब्रा की बात करते हैं. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले हम सारी वर्किंग्स करते हैं. इससे बढ़िया जितनी मेजर वर्किंग्स हैं, इसमें वैसे ज्यादा वर्किंग्स तो होंगी नहीं, बट स्टिल वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले आ जाएगा ग्रुप स्ट्रक्चर का. ठीक है, तो ग्रुप स्ट्रक्चर में अब क्या हो गया? P ने एक्वायर किया है एक तो S को और एक करा है A को. ठीक है, तो S उसका कितना परसेंट है? S उसका 80% है और A उसका कितना परसेंट है? 40% है. ठीक है, तो पहले तो ये दो चीजें लिख लो. S उसका 80% हो गया, तो मतलब 20% हो गया NCI, और A उसका कितना परसेंट है? 40% है. ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 2 जो हम यहाँ पे करते हैं वो हम एक बार पर्प की कर लेते हैं. ठीक है, पर्प दोनों का है, पर्प जो है वो दोनों का है. एक P2A भी है, ठीक है, P2S भी है और P2A भी है. ठीक है, अब आ जाओ इधर. कौन सा वाला था? यहां पे था. आफ्टर द नहीं ये वाला, हाँ, आफ्टर द एक्विजिशन Pandar sold goods to Salva for 15 million on which Pandar made a gross profit of 20%. Salva had 1/3 of these goods still in inventory. ठीक है, तो इसका मतलब 15% का 1/3 क्या हो गया? अनसोल्ड इन्वेंट्री हो गई. अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी हुई? 15 मिलियन का 1/3, तो कितना हुआ? 5 मिलियन. ठीक है, तो अब इस पे पर्प कितना हुआ? पर्प इस पे होगा, इस 5 मिलियन पे कितना बोला है? 20% उसने बोला है ना, 20% जीपी बोल रहा है, तो डायरेक्ट है ये. ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मिलियन. ठीक है, अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अब P ने क्या किया है? A को भी बेचा है, राइट, तो वो भी देखना पड़ेगा साथ में. ठीक है, तो अब P ने जो A को बेचा है वो कितने का बेचा है? P ने A को गुड्स बेचे हैं 6 मिलियन के, मेकिंग द सेम मार्जिन. एम्ब्रा हैड हाफ ऑफ दीज गुड्स स्टिल इन इन्वेंट्री. तो इसका मतलब अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी हो गई? अनसोल्ड इन्वेंट्री इसके केस में 6 मिलियन डिवाइड बाय 2, हाफ पड़ी है, तो $3 मिलियन की अभी भी इसके बुक्स में बढ़ी हुई है. तो पर्प कितना हुआ? PURP कितना होगा यहाँ पे? PU एसोसिएट के केस में कितना होगा? 3 मिलियन. ठीक है, 3 मिलियन इंटू 3 मिलियन का कितना? 20%. ठीक है, तो 20% कितना होगा 3 मिलियन का? 1 second, ये आएगा 600,000. ठीक है, 600,000 आया. लेकिन हमें कितने से मतलब है? एसोसिएट के केस में हम हमेशा P का शेयर मानते हैं. P कितना ओ करता है एसोसिएट को, सिर्फ उतना ही पर्प माना जाता है ना. तो P शेयर कितना होगा? P शेयर्स के हिसाब से कितना होगा? 600,000 का 40%. 600,000 का कितना? 40%, जो कि कितना आएगा? 240,000. 240,000. ठीक है, अब हम कर सकते हैं, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं. कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एम्ब्रा टू बी इंक्लूडेड विद इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, तो इधर ही कर लेते हैं. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पता करनी है.
ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अगर पता करनी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी ये, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्वेश्चन ने हमको बोला है उसने एक्वायर किया है 40% ऑफ द 40 मिलियन इक्विटी शेयर्स, पे कितना किया है $2 पर शेयर। तो इसका मतलब 40 मिलियन शेयर्स का 40% इंटू $2 पर शेयर उसने पे किया है, तो कितना हुआ ये हुआ 32,000, ठीक है। ये कितना हुआ यहां पर, ये हो गया हमारा 32,000 हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट आएंगे, 32,000 हो गया। अब इसमें आएगा कि पेरेंट का कितना शेयर है एसोसिएट के प्रॉफिट में, राइट। पेरेंट का कितना शेयर है एसोसिएट के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, राइट। सो पेरेंट्स शेयर इन एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 5,000। अच्छा 5,000 आ रहा है यहाँ पे, मतलब लॉस आ रहा है पहली चीज। लेकिन ये 5,000 क्या है, साल भर का, और हमने कब एक्वायर किया था, हमने 6 महीने पहले ही एक्वायर किया था। ये चीज मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, ठीक है। सो 5,000 बेसिकली यहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, फिर लॉस है। सो 5,000 नेगेटिव 6/12, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, इसमें पी कितना उसको करता है 40% करता है, राइट, 40% करता है। तो ये कितना होएगा, ये आएगा 1,000। तो 1,000 ये क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होएगा। अब इसके अलावा इसमें क्या आता है, इंपेयरमेंट आता है एक तो, ठीक है, इंपेयरमेंट आता है और पर्प भी आता है, राइट। तो इंपेयरमेंट कितना है, इंपेयरमेंट क्वेश्चन ने हमको बोला है the value in Pandra's investment in Ambra has been impaired by 3 million at 30th September 2009। तो ये 3 million माइनस करो, ठीक है, और लेस क्या करोगे इसमें से पर्प, ठीक है। पर्प हमने निकाल ही लिया था, कितना निकाला था, 240 निकाला था। कौन सा था, वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये 240 इधर से जाएगा, और ये सब कुछ कितने पे है, थाउजेंड्स पे है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 32,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 240, तो ये आएगा मेरा 27,760, ठीक है। आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हमको क्या करना है, कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन में वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा पूरा है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 रखो कॉस्ट की, ठीक है, ग्रुप कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पीस कॉस्ट आ जाएगा, उसके अलावा एसएस कॉस्ट आएगा, उसमें से लेस होगा कोई भी इंटर ग्रुप ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन सेल्स, ऐड हो जाएगा पर्प, और क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, वो ऐड हो जाएगा। चलो अब ये सारे करते हैं। पी की सबसे पहले ये बताओ कि वो कितनी है, पी की है 126,000 और इसकी कितनी है 100,000, ठीक है। तो चलो पहले तो ये ले लेते हैं, 126 और 100,000 ले लेते हैं। एक तो हो गया 126,000 और इसकी कितनी है 100,000 है। तो 100,000 का हम तो क्या करेंगे 6/12 लेंगे, 50,000 होएगा। अब इंटर ग्रुप कितनी है, इंटर ग्रुप क्वेश्चन ने बोला है यहां पर, इंटर ग्रुप के लिए क्वेश्चन ने बोला पैंड्रा सोल्ड गुड्स टू साल्वा फॉर 15 मिलियन ऑन विच आफ्टर द एक्विजिशन कितना किया है 15 मिलियन। तो 15 मिलियन स्ट्रेट अवे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 15 मिलियन माइनस कर लो। इसके अलावा पर्प हमने निकाल दी वर्किंग नोट नंबर 2 से, कितनी थी 1,000, राइट, 1,000 थी, तो ये ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, अब 5 मिलियन एक्सेस है, ठीक है, 5 मिलियन एक्सेस है। दिस हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ साल्वा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5 मिलियन डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12, मतलब कितना होगा 500। कितना ऐड करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा 500 ऐड। चलो ये कर लो, ठीक है। अब पॉइंट्स इसके तो सारे कवर हो गए कॉस्ट के। अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 126,000 प्लस 50,000 माइनस 15,000 प्लस 1,500, यह आ जाएगा 162,500, ठीक है। अब एक बार हम शुरू करें अपना कंसोलिडेशन शुरू करते हैं, एक पेज छोड़ के, कोई भी वर्किंग्स आएगी तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है हमारे पास 210 और 150। एम्ब्रा को कंसोलिडेट नहीं करना है, एम्ब्रा का क्या आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बेसिकली पेरेंट्स शेयर इज पेरेंट्स शेयर इन एम्ब्रास प्रॉफिट, बस,
ठीक है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब 1 2 10 और 150 आ गया। ठीक है, सो 2 10, ठीक है 2 10,000 ले लो एक तो, और 150 ले लो। ठीक है, 150 का कितना लोगे, 150 का आप लोगे 6/12, इसमें से माइनस करोगे इंट्रा ग्रुप सेल्स जो कि कितने की, 15,000 की, तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस ये आ जाएगा 270,000। ठीक है, रेवेन्यू तो आ गया हमारा 270,000 आ गया। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल जो कि हमारी वर्किंग नोट नंबर 3 थी, हमने अभी निकाली। 162 500 माइनस कर लो। ठीक है, अब इसमें जीपी कितनी आ जाएगी, ठीक है जीपी इसमें आ जाएगी, इसमें जीपी आ जाएगी 107 500। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितने की है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 11,200 और 7,000। ठीक है, 11,200 और 7,000, 7,000 का 6/12 कर लो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 14,700 है ना। अब इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमको दे रखे हैं। अब इंपेयरमेंट हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं 18,300 और 9,000। क्वेश्चन ने वैसे कुछ बोला नहीं है ना इंपेयरमेंट कहां डालना है, जब नहीं बोला है तो आप या तो अलग से दिखा लो या फिर उसमें डाल दो। तो कितना बोला है, हमको बोला है गुडविल ऑफ साल्वा हैज बीन इंपेयर्ड बाय 2 मिलियन। ठीक है, साल्वा की कितने से इंपेयर हुई है, 2 मिलियन से, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने थे 18,300 एक तो, और दूसरा कितना था 9,000, 9,000 6/12 है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे हम गुडविल इंपेयरमेंट 2,000 की, तो ये कितना आ जाएगा 4,500, इसमें प्लस करती हूँ 18,300 और माइनस करती हूँ 2,000, ये आ जाएगा सॉरी 2,000 ऐड करना था मुझे, तो ये आ जाएगा 24,800 आएगा। ठीक है, 24,800 आ गया। अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है इसकी। अब लेकिन क्या है, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैं बताती हूं। अब अपन इसकी वर्किंग करेंगे, अब अच्छे से समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्विजिशन ऑफ सेल्वा। ठीक है, तो कब एक्वायर किया, 6 महीने पहले एक्वायर किया है। पैंड्रा ने इन्वेस्ट किया 50 मिलियन एट 8% लोन नोट फ्रॉम साल्वा। ठीक है, उसके 8% लोन नोट खरीदे 50 मिलियन के लिए, 50 मिलियन तक। ओके, ऑल इंटरेस्ट अक्रूइंग टू 30th September 2009 हैज बीन अकाउंटेड फॉर बाय बोथ द एंटिटीज। दोनों ने, एक के लिए इनकम हो गई तो दूसरे के लिए क्या हो गई, फाइनेंस कॉस्ट हो गई। ठीक है, साल्वा ऑल्सो हैज अदर लोन्स इन इशू एट 30th September 2009, और उसके और भी लोन्स थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो इसके तो इन्वेस्टमेंट इनकम में है और इसके फाइनेंस कॉस्ट में है। अब आपको करोगे, आप वर्किंग करोगे, मैं जैसे बता रही हूं उसको समझने की कोशिश करो। वर्किंग नोट नंबर 4 पे जाओ। सबसे पहले हम इसको फाइनेंस कॉस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब साल्वा की कितनी फाइनेंस कॉस्ट है, पहले हम एक बार ये लिखते हैं। साल्वा की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, साल्वा की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 50 मिलियन का 8%। ठीक है, और 6/12 कितनी होगी, ठीक है 50, क्योंकि उसने कब किया है, पोस्ट एक्विजिशन एक्वायर किया है। कब एक्वायर किया है, पोस्ट एक्विजिशन एक्वायर किया है। सो 50 मिलियन का 8% इंटू 6/12 कितना हुआ, 2 मिलियन। सो बेसिकली ये 2 मिलियन क्या है, पोस्ट एक्विजिशन है। ये 2 मिलियन क्या है, ये 2 मिलियन जो है ये है पोस्ट एक्विजिशन, राइट। ये क्या है, पोस्ट एक्विजिशन है। अच्छा, तो इसका मतलब साल्वा के यहां पे जो फाइनेंस कॉस्ट हमको दे रखी है, ये जो फाइनेंस कॉस्ट यहां पे दे रखी है, इसमें से 2 मिलियन तो वैसे भी पोस्ट एक्विजिशन है, और किससे रिलेटेड है, पोस्ट एक्विजिशन की है, और किससे रिलेटेड है, पोस्ट एक्विजिशन की है, और किससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है। ठीक है, बची हुई जो 1000 है
वो साल भर की है और सबके लिए है, वो साल भर के लिए और वो अदर्स किसी से जिससे लोन लिए हैं उसकी है। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब जब मैं फाइनेंस कॉस्ट को मतलब ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट निकाल रही हूं तो मैं क्या करूंगी, सालवा की मैं कितनी लूंगी, तो ये 3000 में से 1000 तो कितने की, साल भर की है, तो इस 1000 का तो मेरे को सिर्फ 6/12 लेना है, ठीक है, इस 1000 का तो मैं 6/12 लूंगी और बचा हुआ 2000 मैं पूरा लूंगी। यहां पे ये पॉइंट जो है समझने का है। क्यों समझने का है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है सालवा ऑल्सो हैज अदर लोन्स इन इशू, ठीक है, तो हमने अदर लोन्स का हम कितना मान लेंगे, 1000 मान लेंगे, क्योंकि उसमें से 2000 तो किसका है, 2000 तो वो पेरेंट को दे रहा है अपने, ठीक है, और बचा हुआ 1000 वो किसी और जिनसे लोन होल्डर, जो भी बॉन्ड होल्डर्स है या जो भी क्रेडिटर्स है उनको दे रहा है वो, या बैंक है जो भी है उनको देगा, ठीक है, 1000, लेकिन साल भर में देगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमेशा एक पॉइंट डालता है, ऑल आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर डीम्ड टू अक्रू इवनली ओवर द ईयर अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड, मतलब बचा हुआ जो 1000 है वो साल भर का है, 1000 डिवाइड बाय 12, 83 हर महीने का है, 83 हर महीने की फाइनेंस कॉस्ट है। जब कंसोलिडेशन करते हैं हम तो पोस्ट एक्विजिशन लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 83 जो है वो सिर्फ आखिरी के 6 महीने का लेंगे, ठीक है, आखिरी के सिर्फ 6 महीने का लेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट में आप आ गए, ये आपने कंप्यूट कर लिया, ठीक है। अब ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट आपकी कितनी होगी, ठीक है, ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट कितनी होगी, सबसे पहले पी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो तो एज इट इज ले लो, वो कितनी दे रखी है हमको, क्वेश्चन ने हमको दे रखी है 1800, तो 1800 तो एज इट इज उठा लो, ठीक है। अब इस 1800 में एस की फाइनेंस कॉस्ट कितनी लेंगे, हमको तो 6/12 लेनी है, तो 3000 में से 2000 माइनस करूं तो 1000 की तो 6/12 लूंगी प्लस 2000 तो पूरा, क्योंकि वो तो पोस्ट एक्विजिशन ही है, राइट, पोस्ट एक्विजिशन लोन है, वो पहले से लोन तो नहीं ले रखा था, अगर पहले से ले रखा होता तो मैं डायरेक्टली 3000 का 6/12 कर लेती, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि पोस्ट एक्विजिशन है। वापस पढ़ लो क्वेश्चन बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्विजिशन ऑफ सेल्वा, पैंडर ने आफ्टर द एक्विजिशन ही किया है, उसने पहले नहीं किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3000 माइनस 2000, मतलब बेसिकली 1000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 और प्लस 2000, तो कितना हुआ, 2500 हुआ। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इंटरग्रुप, मतलब इंटरग्रुप इंटरेस्ट हुआ ना, ये इंटरग्रुप इंटरेस्ट। सो बेसिकली ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये सेल्वा किसको दे रहा है, पी को दे रहा है, क्योंकि उसने उससे लोन लिया है, ठीक है, तो उसके बदले वो उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये जो 2000 का इंटरेस्ट है ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटरग्रुप इंटरेस्ट लिख दो इसको। सो ये आ जाएगा 1800 में मुझे सिर्फ प्लस करना है 500, तो ये आएगा 2300, ठीक है। तो मेरी फाइनेंस कॉस्ट में कितनी इंक्लूड करूंगी, 2300। अब आ जाते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 5 पे। वर्किंग नोट नंबर 5 पे अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम की, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम हमको सिर्फ पी की दे रखी है, कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे सिर्फ किसकी दे रखी है, पी की दे रखी है 9500, ठीक है। सो ये 9500 में मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम पी फ्रॉम एस, जो कि कितनी है 2000, और दूसरा मुझे लेस करना पड़ेगा डिविडेंड भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने डिविडेंड के बारे में भी बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि 8 मिलियन डिविडेंड पे किया है सालवा ने ड्यूरिंग द ईयर, तो 8 मिलियन अगर पे किया है तो उसमें से 8 मिलियन उसने टोटल पे किया होगा, तो उसमें से पेरेंट का कितना शेयर है, 80%, तो ये कितना होगा 6400, ठीक है। तो अब ये कितनी आएगी, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम फिर कितनी आएगी, सो 9500 माइनस 2000 माइनस 6400, तो ये आ जाएगा मेरा 1100, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 6 करेंगे हम, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ये एम्बर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आएगा, तो वो कितना होएगा, एम्बर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, राइट। अगर इसको वर्किंग नहीं भी करनी तो नहीं करो, वहां पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको या तो एक काम करो छोड़ दो, ठीक है। अब मेन हमको निकालना है एनसीआई को प्रॉफिट कितना एट्रीब्यूटेबल है, तो ये कर लेते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल
टू एनसीआई। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीआई का कितना शेयर है एस के प्रॉफिट में। पहले तो ये प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 21,000, लेकिन ये 21,000 कितने का प्रॉफिट है, ये तो साल भर का है, तो कितना होगा 21,000 6/12 इंटू कितना परसेंट, 20%, तो ये कितना होगा, ये आएगा हमारा अराउंड 2100 आएगा ये। ठीक है, पहले तो ये हो जाएगा। इसके बाद इंपेयरमेंट है, पर्प है, ठीक है, ये सब चीजें भी होगी। ये आ रहा है 2100। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे इंपेयरमेंट। गुडविल इंपेयरमेंट हुआ था, कितने का हुआ था गुडविल इंपेयरमेंट, 2 मिलियन का हुआ था ना, तो 2 मिलियन का जो इंपेयरमेंट हुआ था उसका 20% कितना होता है, 400,000 हो गया, ये माइनस होगा। लेस करना पड़ेगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट था ना इसका डेप्रिसिएशन जो था, डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था, 500 निकाला था यहाँ पे। सो 500 जो है वो कितना माइनस होगा, 500 का 20% कितना हो गया, 100। ठीक है, अब ये कितना हुआ, अब इसमें से क्या पर्प लेस होगा, क्या नहीं, पर्प नहीं लेस होगा। क्यों, क्योंकि पी ने बेचा है एस को, एस ने पी को बेचा होता तो पर्प माइनस होता एनसीआई में से, लेकिन पी ने बेचा एस को तो नहीं होएगा। तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है यहां पे मेरा 1 सेकेंड, फेयर वैल्यू में मैंने कितना निकाला, 20% हो गया, 2 मिलियन का 20%, 1 सेकेंड, I've made some mistake. 21,000 divided by 6 is equals to okay 21,000, एक सेकेंड, कितना दे रखा है, let me do it again. $10,500 आ रहा है, तो उसका 20% -400 -100। होल्ड ऑन। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट चेंज होएगा, ये वाला। यहां पे एक चीज समझने वाली वो है कि देखो ये जो एनसीआई शेयर हम कर रहे हैं ना, एनसीआई शेयर 21,000, ये मैं यहां आपको बता रही हूं, इसको ऐसे समझो। देखो ये जो 21,000 इसका था सिल्वा का, ठीक है, सालवा का जो ये 21,000 था, इसमें से फाइनेंस कॉस्ट हमने माइनस किया था, राइट। इसमें से हमने क्या किया था, 3,000 का फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने के बाद 21,000 आया। लेकिन इसमें से जो 2,000 है वो तो ऑलरेडी पोस्ट है, वो तो ऑलरेडी क्या है, पोस्ट है। तो एक बार हम क्या करते हैं, उस फाइनेंस कॉस्ट को एक बार हम हटा लेते हैं। ठीक है, उस फाइनेंस कॉस्ट को मैं एक बार हटा लेती हूं, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21,000 बढ़ जाएगा, 2,000 बेसिकली जो 2,000 है उसको मैं ऐड बैक कर लेती हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21,000 प्लस 2,000। ठीक है, ऐड कर लिया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 23,000 हो गया। 23,000 का 6/12 कर लो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 23,000 का 6 मतलब 11,500। अब इसमें से मैं माइनस कर लूंगी पोस्ट एक्विजिशन फाइनेंस कॉस्ट, तो ये आएगा 9,500। ठीक है, अब 9,500 का 20% लेना है अपन को। ठीक है, तो 9,500 का 20% कितना होता है, 1,900 होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों मैंने ये हटाया, क्योंकि यहाँ पे ये पोस्ट एक्विजिशन है। ठीक है, ये पोस्ट एक्विजिशन है और मैं 21 को स्प्लिट कर रही हूँ 6/12 में। मैं 21 को किस में स्प्लिट कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं 21 को 6/12 में स्प्लिट कर रही हूँ। तो वो क्या हो रहा है कि वो जो पोस्ट एक्विजिशन है ना, वो भी 2 बार वो भी स्प्लिट हो रहा है, वो जो पोस्ट एक्विजिशन का है वो भी स्प्लिट हो रहा है, राइट। तो उसको नहीं स्प्लिट करना, उसको तो पूरा पोस्ट एक्विजिशन का ही रखना है। तो इसलिए मैंने उसको ऐड बैक कर लिया ताकि प्रॉफिट 23 हो जाए। 23 को फिर स्प्लिट करो और फिर उसमें से माइनस कर लो वो फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 9,500 और उसका 20% विल बी कितना, 1,900। सो 1,900 में से अब मैं माइनस करूंगी 500 विच विल बी 1,400। ठीक है, सो ये पॉइंट, फाइनेंस कॉस्ट वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये। अब करते हैं, अब हमने हमारे सारे पॉइंट्स देख लिए, अब निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये हो गया, फिर आ जाएगा हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग हमने कर ली थी, कितनी थी वर्किंग नोट नंबर 3 था।
अच्छा ये खत्म हो गया क्या पॉइंट? हाँ ये खत्म हो गया। वर्किंग नोट नंबर फाइनेंस कॉस्ट का 4 था, 2300 माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी ऐड होगी? 1100 ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एम्बर भी लेना है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एम्बर वो नहीं आया, तो उसका प्रॉफिट कितना था? उसका प्रॉफिट शायद उसका लॉस था 5000 का, ठीक है। कितना था? 5000 का लॉस था। तो ये 5000 का लॉस ये साल भर का है, इसको 6/12 करेंगे और उसमें पी का कितना शेयर है? 40%। तो ये ऐसे लेंगे, तो ये कितना होगा? है ना, तो ये आ जाएगा यहां पर। अब इसमें ना 1 मिनट एक काम करो, इसकी अलग वर्किंग करो। पीज शेयर ऑफ एस प्रॉफिट, ठीक है। एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कितना होगा? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वो कितना होगा? 5000 इंटू ठीक है 5000 का 6/12 उसका कितना? 40%, ठीक है। तो ये कितना आएगा? पहले तो ये देखो, ये आएगा 1000, ठीक है। उसके बाद इंपेयरमेंट हुआ है, हुआ था ना इंपेयरमेंट, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था कि इंपेयरमेंट भी हुआ है। ये तो देखो यहाँ पे जो जो चीजें हमने ली है उसका इफेक्ट उधर भी तो दिखाएंगे ना, राइट उसका इफेक्ट उधर भी दिखाएंगे। ये तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए था, राइट। तो यही चीजें हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में भी तो उसका इफेक्ट दिखेगा ना। तो अब इसमें से लेस करना पड़ेगा इंपेयरमेंट, ठीक है। तो लेस करेंगे इंपेयरमेंट, कितने का? 3 मिलियन का इंपेयरमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे पर्प, राइट। पर्प की वर्किंग हमने पहले ही कर ली थी, वर्किंग नोट नंबर थी 2, कितना था? 240। सो बेसिकली ये कितना हुआ? सब कुछ मिला के नेगेटिव हुआ 4240 हुआ। कितना हुआ? 4240। सो यहां पे कितना आएगा? ये आप उठाओ वर्किंग नोट नंबर 7 से 4240, ठीक है। हमारा ये भी हो गया। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अब तक तो कुछ नहीं है। अब आ जाएगा पीबीटी आ जाएगा हमारा। अब पीबीटी कितना आएगा? 107,500 में से मैं माइनस करूंगी 14,700, माइनस करूंगी 24,800, माइनस करूंगी 2,300, प्लस करूंगी 1,100, माइनस करूंगी 4,240। यह आ जाएगा 62,560। अब अभी तो टैक्स भी माइनस करना है, ठीक है। तो टैक्स अगर मैं माइनस करूं तो कितना होगा? टैक्स मेरा यहां पर होगा कितना था? 15 और 10 दे रखा है, ठीक है। 15 और 10, तो 10 कितना हो गया? 6/12। तो 5 और 15 कितना हुआ? 20, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 42,560। अब ये मेरा 42,560 तो आ गया, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एनसीआई को कितना एट्रीब्यूटल है वो हमने निकाल लिया 1400। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वर्किंग कर दी, तो अब आप ही लिख लेना इसको। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई 1400 और रिमेनिंग कितना होगा? 42,560 माइनस 1400। तो ये कितना आ जाएगा? ओहो 42,560 माइनस 1400, तो ये आएगा यहाँ पे 41,160, ठीक है। सो किसको कितना एट्रीब्यूटेबल है? एनसीआई को इतना और ओनर्स ऑफ द पेरेंट को इतना। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बढ़िया पॉइंट था इसमें पॉइंट नंबर 2। ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ताकि ये एग्जाम के टाइम पे रिविजन में काम आएगा। चलो, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।